नेपाल में तख्ता पलट के बाद क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि आप कुछ भी पोस्ट करो सोशल मीडिया पर, उसके नीचे मोदी सपोर्टर्स कमेंट में लिखने लगते हैं, अबे भारत के बारे में ऐसा सोचना भी मत। और भाई देख तो ले, मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग पोस्ट किया है, तुम ही बेवजह बोल बोल के लोगों को आइडिया दे रहे हो। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि इंसान की सोच उल्टा चलती है, उल्टा काम करती है। जो आप बोलो ठीक उसके उल्टा। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि यार कटरीना के बारे में मत सोचना, तो आप अब तक बेशक उसके बारे में ना सोच रहे हो, लेकिन मेरे कहते ही एकदम से आपके जहन में कटरीना का चेहरा आ जाएगा, है कि नहीं? यानी आपको जिस चीज के लिए मना किया जाता है आप वही सोचने लगते हो। जैसे कि अब मोदी सपोर्टर्स कह रहे हैं कि अबे ये मंत्रियों को भगा भगा के पीटना ये नेपाल में हो सकता है, भारत में ऐसा सोचना भी मत। बस ये बोलते ही लोग सोचने लगते हैं, यार देखो वो वाला तो इतना मोटा है, उससे तो भागा भी नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है नेपाल के हालात देखकर कुछ लोग घबराए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अरे नेपाल में चाहे कुछ होता रहे, इसका भारत में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ फर्क तो अभी पड़ना शुरू हो गया है, जो मैंने खुद महसूस किया है। मेरे कई दोस्त मोदी सपोर्टर हैं, उनमें से एक दो रोज ऐसा मैसेज जरूर भेजता था कि देखो फलानी जगह ये हो गया है, देखो ढिमकी जगह अब ये हो गया है, तुम्हारा खून कब खोलेगा, हिंदुओं जाग जाओ। लेकिन नेपाल के बाद ऐसे मैसेज आने एकदम बंद हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया हिंदुओं को इतना जगाना भी ठीक नहीं। अब उनके मैसेज तो आने बंद हो गए, तो इस बार मैंने खुद मैसेज कर दिया, हिंदुओं जाग जाओ। उधर से रिप्लाई आया, साला कांग्रेसी। पहले हमारे जैसे लोगों की वीडियोस देख के मोदी सपोर्टर्स खुद कहते थे, अरे मोदी जी को इन यूट्यूब या पत्रकारों पर नकेल कसनी चाहिए, इन सोशल मीडिया पत्रकारों पर लगाम लगानी चाहिए, इंडिया में सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए। अब यही बात मैं उनको बोलता हूं, मैंने मैसेज किया कि भाई तुम लोग ठीक कहते थे, मोदी जी को सोशल मीडिया बैन कर देनी चाहिए। मुझे ब्लॉक मार दिया, बोले जा तेरे नाम की तो हो गई बैन। मैं इसलिए कह रहा हूं यार, नेपाल की वजह से हमारे यहां कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा है। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है, नेपाल की हालत देखने के बाद मुसलमान खुद कह रहे हैं, हिंदुओं जाग जाओ। वैसे भी कुछ चीजें देख के लगता है कि यार सच में सारी कृपा यहीं अटकी हुई है। क्योंकि देखो ना, एक तरफ हिंदू राष्ट्र नेपाल है जहां जनता पॉलिटिशियन और पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, और दूसरी तरफ हमारा सेक्युलर भारत है जहां पुलिस हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। जिस दिन नेपाल में तख्ता पलट हुआ, उससे अगले ही दिन बिहार की राजधानी पटना में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। सोचो वो भी तब जब इलेक्शन सिर पे हैं, क्योंकि यहां की सरकार को पता है जितना ज्यादा पिटेगा हिंदू उतना वोट करेगा हिंदू। नेपाल के इस तख्ता पलट का हमारे देश पर क्या असर हो सकता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे और ऐसे फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो सभी को पता होने ही चाहिए। लेकिन पहले उस सिचुएशन की बात कर लेते हैं जिसके चलते लोगों को सरकार का विरोध करना पड़ता है। हिमाचल और पंजाब में लोग कई दिन से बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बार बार गुहार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जबकि पंजाब ने कहा था कि बाढ़ से इतना नुकसान हो गया है कि कम से कम 60 से 80 हजार करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन मिला सिर्फ 1600 करोड़ का। ये तो वही बात हुई, आपने कार का इंश्योरेंस करवाया, एक एक्सीडेंट में पूरी कार तबाह हो गई, लेकिन अब इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं हम तो सिर्फ एक टायर का पैसा देंगे, उसमें कार खुद डलवा लेना। जी हां, हमारे देश में
संघीय ढांचे में केंद्र सरकार का रोल इंश्योरेंस कंपनी के जैसा ही है, खासकर जीएसटी लागू होने के बाद, क्योंकि जीएसटी से इकट्ठा किया गया सारा राजस्व, सारा पैसा, राज्यों का सारा टैक्स केंद्र को चला जाता है और उसके बदले में केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्यों को जरूरत के मुताबिक और खास तौर पर जरूरत के टाइम आर्थिक मदद दे। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? 10 साल में इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16,35,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। मतलब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले, देश छोड़कर भागने वाले, देश का पैसा खाने वाले उद्योगपतियों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए और बाढ़ से बर्बाद हुए एक पूरे स्टेट के 3.25 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 1600 करोड़ रुपए। इसमें हिमाचल को भी मिला लें तो 4 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने सिर्फ 3100 करोड़ रुपए दिए हैं। याद है, इससे ज्यादा तो अकेले जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा का कर्जा माफ हो गया था। यह खबर देखिए, सुभाष चंद्रा पर कर्ज था 6500 करोड़ रुपए का और उन्हें लौटाना पड़ा सिर्फ 1500 करोड़ रुपए, यानी 5000 करोड़ रुपया माफ। कॉरपोरेट की लैंग्वेज में इसे हेयर कट कहा जाता है, यानी बड़े बड़े उद्योगपतियों के बाल काटने के लिए जनता के गले काटे जा रहे हैं। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं, अरे नेपाल और भारत की हालत को कंपेयर मत करो। चलो ठीक है, कंपेयर नहीं करते हैं। हम लोग ये कामना भी करते हैं कि भारत में कोई सरकार ऐसे हालात खड़े ना करे कि जिसके चलते लोगों को इस तरह सड़कों पर आकर हिंसा करनी पड़े। लेकिन नेपाल के तख्ता पलट से पूरी तरह आंख फेर लेना मतलब कबूतर बनने जैसा है। वो कबूतर जो बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली अंधी हो गई। एक पड़ोसी देश होने के नाते हमें समझना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए कि नेपाल में ये सब क्यों हुआ और कैसे अपने देश को ऐसी सिचुएशन से बचाया जा सकता है। हमें समझना होगा कि नेपाल में लोगों का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं फूटा है। एक्चुअल में यह गुस्सा उन नेताओं के खिलाफ बाहर निकल कर आया है जो हर बार जोड़ तोड़ करके सत्ता में आ बैठते हैं। सरकार कोई भी बने, लेकिन राज वही लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग नेपाल से भारत को कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि भारत की राजनीति में भी ऐसे ही नेताओं का कब्जा बढ़ता जा रहा है जो कल उनकी सरकार में उनके साथ थे और आज इनकी सरकार में इनके साथ है। और गारंटी की बात है, कल किसी और की सरकार होगी तो वो उनके साथ जा मिलेंगे। ऐसी राजनीति को देखकर ही नेपाल के लोगों को लगने लगा था कि भाई हमारे वोट देने का फायदा क्या, जब राज इन्हीं गिने चुने लोगों को करना है। हमने तो वोट घोटाले के इस आरोपी के खिलाफ दिया था, लेकिन नई सरकार ने इसी को मंत्री बनाकर हमारे सिर पर बैठा दिया। नेपाल में तख्ता पलट हुआ क्योंकि लोगों में नेताओं के बच्चों के खिलाफ बहुत गुस्सा था। लोगों में गुस्सा था कि क्यों हमारे बच्चों को 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपना देश छोड़कर भारत में या अरब के देशों में जाना पड़ता है। क्यों हमारे बच्चों को किराए के मकानों में, भीड़ भाड़ में, गरीबी में प्रवासी की जिंदगी जीनी पड़ती है, जबकि नेताओं के बच्चे तो बिना किसी टैलेंट के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। वो तो बिना कुछ करे ही मौज लूट रहे हैं, विदेशों में अय्याशी काट रहे हैं। पता नहीं उनके हाथ में क्या जादू है कि नेताओं के बच्चे जिस भी बिजनेस को हाथ लगाते हैं उसमें कई कई गुना बेनिफिट होने लगता है। बताइए, क्या भारत में ये सब नहीं हो रहा? नेपाल के लोगों में बड़ा गुस्सा था करप्शन के खिलाफ, क्योंकि वहां करप्शन को सरकारी संरक्षण दिया जा रहा था। आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, दिल पे हाथ रख के कहना कि क्या आपको ये सब यहां होते हुए नजर नहीं आता? क्या आपको नजर नहीं आता कि जो तमाम नेता कल तक चोर थे, घोटालेबाज थे, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं? है कि नहीं? क्या आज उनके करप्शन को सरकारी संरक्षण मिल रहा है या नहीं? अगर आपके सारे जवाब नहीं में हैं तो चिंता मत कीजिए, आप मस्त रहिए। लेकिन अगर सारे सवालों के जवाब हां में हैं तो चिंता भी कीजिए और इसके खिलाफ आवाज भी उठाइए। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सही, लेकिन आवाज उठाइए,
ताकि भारत को नेपाल या बांग्लादेश बनने से बचाया जा सके। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। इस इश्यू पर जो भी आपकी राय हो और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।